तेजस्वी यादव ने सीएम और एनडीए नेताओं को भी चेतावनी। पटना को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने को लेकर उठाए सवाल। तेजस्वी के ट्वीट पर किए कई सवाल। सोमवार को जेडीयू के ललन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आरजेडी को अपने पार्टी में कर लेंगे शामिल। राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। देवघर में सैकड़ों युवाओं ने थामा आरजेडी का दामन। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने किया पार्टी में स्वागत। कहा, आरजेडी पार्टी के विचार को देखते हुए पार्टी में शामिल। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि करके उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की है। और देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की है और उन्हें याद किया है। देश भर में आज स्वामी विवेकानंद जी की 198वीं जयंती मनाई जा रही है। और तेजस्वी यादव ने सुबह सुबह सीएम नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं को चुनौती दे डाली है। यही नहीं, तेजस्वी ने डबल इंजन की सरकार से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनौती दे डाली है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार की डबल इंजन सरकार, एनडीए के अनेक दल और एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसद, 9 राज्यसभा सांसदों, बिहार से केंद्र में आधा दर्जन मंत्रियों, 2 उप मुख्यमंत्रियों और मुख्यमंत्री की क्या इतनी नैतिक और राजनीतिक औकात है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आपको बता दें कि अक्टूबर 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए थे। विश्वविद्यालय की जमकर तारीफ की थी और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने की मांग की थी, लेकिन आज तक ये मांग पूरी नहीं हो पाई है। सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि दर्जा मिलने से पटना विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर विपक्ष लगातार एनडीए सरकार पर सवाल उठा रही है और बिहार के विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलने पर विपक्ष सवाल खड़ा करती रही है। और सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बयान दिया कि भूपेंद्र यादव जब चाहे आरजेडी को अपने पार्टी में विलय कर सकेंगे। और ललन सिंह के बयान के बाद आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि ये जीजा जी की नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश में किसकी पार्टी का किसने विलय किया? आरजेडी के इस ट्वीट के बाद से बिहार में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि ऐश्वर्या से विवाह के बाद तेज प्रताप को जीजा बनाने का गर्व क्या आरजेडी परिवार को इतना है कि समाज की बहनों का सम्मान भी भूल गए हैं। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से घटिया बयान जारी करते वक्त क्या समाज की बहन बेटियों के प्रति शूद्र और दरिद्र कुठित मनोभाव प्रदर्शित नहीं किया गया है? ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि ये जीजा जी की पार्टी नहीं है, ये समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आश्चर्य होता है, इस तरह का घटिया ट्वीट आरजेडी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किया है। ये रिश्तों को भी राजनीति के लिए इतना नीचे गिरा रहे हैं और फिर ऐश्वर्या से विवाह करके तेज प्रताप को जीजा बनाने का जो गर्व इनके माथे पर इतना चढ़ गया कि समाज में बहन बेटियों को भी अपमानित करने लगे। यह राष्ट्रीय जनता दल की क्षुद्र, दरिद्र और घटिया मानसिकता का परिचय। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री की राज्यपाल से इस मुलाकात को आधिकारिक रूप से शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन यह मुलाकात ऐसे वक्त पे हुई है जब राज्य में हो रही दुष्कर्म के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रांची के ओरमांझी की घटना को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और घटना पर सीबीआई जांच की मांग भी कर रही है।
ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और ये उनकी एक शिष्टाचार भेंट थी। हालांकि कई अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से राज्य में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर ये मुलाकात की गई है, लेकिन अभी तक यही सामने आया है कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। और झारखंड में बढ़ते अपराध और लगातार हो रहे दुष्कर्म की घटना को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करती है, जिससे लेकर बीजेपी महिला मोर्चा और से राजभवन के पास लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं ओरमांझी में लड़की की सिर कटा लाश को लेकर लगातार राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से ओरमांझी मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की। वहीं राज्यपाल की ओर से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए मामले में सरकार से बात करने की बात कही गई है। और लगातार राज्य में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है चरणबद्ध तरीके से। और अभी महिलाओं के द्वारा कई दिनों से राजभवन के समक्ष भी धरना का कार्यक्रम चल रहा था। तो इस संबंध में माननीय राज्यपाल महोदया से बहुत विस्तृत चर्चा हुई। वो भी इस घटना से काफी चिंतित है, जिस तरह ओरमांझी की घटना है, चतरा की घटना है या अन्य और भी जो घटनाएं हैं। हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया के आश्वासन पर इस आंदोलन जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है इसको स्थगित किया है और स्थगित किया है। बस हम लोग देखेंगे कि जो आश्वासन है उस पर जो उन्होंने कहा है कि सारे लोगों को उन्होंने बुला के वो भक्तों को रखेंगे और कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती है तो हमारा तो स्थगित है, हम लोग सारे फिर से आंदोलन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं।
26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। देवघर के राष्ट्रीय जनता दल में सैकड़ों युवाओं ने दामन थामा। पूर्व मंत्री सुरेश पासवान ने माला पहनाकर आरजेडी पार्टी में स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज जो अलग अलग समाज के युवा वर्ग शामिल हुए हैं, आरजेडी पार्टी के नीति और सिद्धांतों को देखकर शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी पार्टी में कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी समाज के लिए हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी पार्टी के विचार को देखकर युवा वर्ग पार्टी में शामिल हुई है। ये राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है कि राष्ट्रीय जनता दल में किसी तरह का भेदभाव, जाति पाति, धर्म, ये सब कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जो है सब समाज के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, सारे समाज के लिए काम करते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इनका जो नीति और सिद्धांत है सारे दल, सारे लोगों का, सारे समाज को जो है ऊपर उठाने का, काम करने का, इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल का नीति और सिद्धांत को जो है इन लोगों को पसंद आया। आज देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। वहीं हजारीबाग जिले में भी इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पीटीसी चौक के कोरहा चौक तक प्रभात फेरी निकाली, जहां राष्ट्रीय स्वयं संघ के तमाम सदस्य मौजूद थे। आज देश में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है। देशव्यापी भर में ये जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले में भी इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयं संघ ने पीटीसी चौक से कोरहा चौक तक प्रभात फेरी निकाली है, जहां जहां राष्ट्रीय स्वयं संघ के तमाम सदस्य मौजूद रहे और स्वामी विवेकानंद जी को याद किया। और ऐसे में कोरहा चौक तक ये फेरी निकाली गई है और नारे भी लगाए गए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, तो इसका महाविद्यालयीन विद्यार्थी कार्य विभाग है, उसके द्वारा आज 10 बजे से 11 बजे तक जो प्रभात फेरी निकाली है वो पीटीसी से चल के कोर्रा पहुंचेगी और कोर्रा पहुंचने के बाद ये नुक्कड़ सभा में तब्दील हो जाएगी। और शाम को 3 बजे से 5 बजे एक संगोष्ठी का आयोजन है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में, जिसमें श्री अरुण मिश्रा जी, उनका बौद्धिक हम लोग को पात्र कुछ उद्देश्य है निकालने। हम लोग का उद्देश्य है कि जब विश्व में सारे देश गुलाम थे, उस समय भी स्वामी विवेकानंद जी ने स्वाधीनता का पाठ सबको और पूर्णिया जिलाधिकारी राहुल कुमार ने निर्माणाधीन पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। बहरहाल इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। डीएम कुमार ने इस मौके पर मौजूद सिविल सर्जन और इंजीनियर से निर्माण कार्य से जुड़ी जानकारी ली और इसके बाद डीएम ने निर्माण कार्य की प्रगति और भौतिक स्थिति से अवगत होने के लिए मेडिकल कॉलेज में बन रहे सभी ब्लॉक का निरीक्षण किया। डीएम राहुल कुमार ने बताया कि अप्रैल 2019 में निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसे पूरा होने में 3 साल का वक्त लगना है। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति पर संतोष जताते हुए कहा कि निर्माण कार्य अपने समय से चल रहा है और आगे कहा कि अस्पताल ब्लॉक का कार्य तकनीकी कारण से थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन उसे भी पूरा कर लिया जाएगा। डीएम ने उम्मीद जताया है कि साल 2022 तक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चल रहा है। अप्रैल 19 से शुरू हुआ था और 3 वर्ष की ये जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो अप्रैल 22 तक कंप्लीट होने की संभावना है। अभी अलग अलग ब्लॉक्स का इंस्ट्रक्शन किया गया और मैक्सिमम ब्लॉक, एक हॉस्पिटल ब्लॉक को छोड़कर सभी टाइम पे उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है
और जो एकेडमिक ब्लॉक्स है, जो हॉस्टल्स हैं, जो रेजिडेंसेज हैं और बाकी जो पार्ट है वो इस साल के अंत तक यानी दिसंबर 21 तक वो कंप्लीट होने की संभावना है। एक हॉस्पिटल ब्लॉक जिसमें तकनीकी कारणों की वजह से निर्माण कार्य जो है विलंब से शुरू हुआ था, उसमें कुछ और समय अभी लगने की आशा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और सीतामढ़ी के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे 32 डाटा एंट्री ऑपरेटर को काम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि सरकार के एजेंसी के द्वारा इन सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर को अनुबंध के आधार पर काम पर रखा गया था। 7 साल काम करने के बाद सरकार ने उन एजेंसियों की जगह अब दूसरे एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, जिसके बाद इनको काम से हटाकर दूसरे लोगों को इनकी जगह पर काम पर रख लिया गया है। हालांकि हालात ये है कि लोगों के सिविल सर्जन और जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, सिविल सर्जन के मनमानी को लेकर काम से बेदखल किए गए सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय के पास भूख हड़ताल पर बैठ गए। यही है कि हम लोग को 32 लड़का को डाटा ऑपरेटर को हटा दिया गया है। अचानक से आया कि कल 8 तारीख को बोला गया कि आप लोग एक पुराने लड़का को हटा के नया लड़का को ज्वाइनिंग किया जाए, और बोला गया और अभी तक न वेतन मिला न कुछ मिला है। और जानबूझ के ये जो है पुराना लड़का को हटाकर नया लड़का को, जिसमें लड़का कुछ बहाली है जिसमें उसको कुछ नहीं आता है, वैसे लड़के को बहाली कर दिया गया। पुराना हम लोग विगत 7 साल से बिना पैसा के ही काम कर रहे हैं। परेशानी है कि विगत 7 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें एकाएक यहाँ से लेटर आ गया कि हम लोगों को हटाया जा रहा है और यही सब नया लड़का को ज्वाइनिंग करा रहा है। जैसे स्टेट हेल्थ सोसाइटी का लेटर है कि समायोजित करना है, नया लड़का को नहीं लेना है। पद पर थे? हम लोग डाटा ऑपरेटर के पद पर है और ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी का लेटर है कि समायोजन करना है, नया लड़का को नहीं रखना है। फिर भी लिस्ट भी आ गया है, कंपनी के द्वारा लिस्ट भी आ गया है। इसमें हम लोग 32 लड़का को छांट कर नया लड़का ये लोग घुसा रहे हैं। देखिए, डाटा ऑपरेटर लोग का जो मुद्दा है उसके लिए तो मैंने उनसे बात भी की है और मैंने पूर्व में एक लिस्ट रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ था, इसके लिए मैंने रोस्टर क्लियर के लिए पहले तो कई बार ये भेजा गया लिस्ट। पहले तो लिस्ट भेजा गया, उसमें कोई साइन नहीं है। जो एजेंसी है, अपॉइंटमेंट करता जो है वो एजेंसी है। सरकार और एजेंसी के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो कोविड का के दौरान ये फरवरी में ही इन लोगों का जो अवधि था वो इकरारनामा तो वो समाप्त हो गया था। और कटिहार में यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। यातायात डीएसपी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मास्क चेकिंग अभियान कारगिल चौक, अंबेडकर चौक, न्यू मार्केट, शहीद चौक, सदर अस्पताल कटिहार के पास मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है, इसलिए मास्क चेकिंग के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक किया जा रहा है और जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस दौरान उनके साथ दंडाधिकारी भी मौजूद थे। कटिहार में यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। आपको बता दें कि यह अभियान कारगिल चौक, अंबेडकर चौक,
न्यू मार्केट, शहीद चौक और सदर अस्पताल कटिहार के पास चलाया गया है और ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया गया है कोरोना संक्रमण के प्रति और लोगों से अपील की गई है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि यह अनिवार्य है कि लोग मास्क पहन के रहे इस महामारी के दौरान। इसलिए मास्क चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और ऐसे में डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। और उनके साथ दंड अधिकारी भी मौजूद थे इस दौरान और लोगों से अपील की गई है मास्क पहन कर रहे। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके मास्क अभी भी अनिवार्य है। मास्क अभी भी सबसे पहला दवा बना हुआ है कोरोना से बचाव के लिए और जिन्होंने मास्क नहीं पहना था वहां चेकिंग अभियान चलाया गया। उस दौरान लोगों से जुर्माना भी वसूला गया है। कटिहार से यह खबर, जहां यातायात डीएसपी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों में जो लोग बैठे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और जिन्होंने मास्क नहीं पहना है उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास पटना से आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना का जो वैक्सीन है उसका पहला डोज कुछ ही देर में पटना पहुंचने वाला है और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से ये पहला डोज आ रहा है। पहले खेप में होगा 5,50,000 डोज। एयरपोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वैक्सीन के रेफ्रिजरेटर वैन को करेंगे रवाना। 16 जनवरी से दिया जाना है कोरोना टीका। यह बड़ी खबर पटना से, जहां कोरोना वायरस टीका का पहला डोज कुछ ही देर में पटना पहुंचने वाला है। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से ये डोज आ रहा है और आपको बता दें कि पहले खेप में 5,50,000 डोज लाया जा रहा है और एयरपोर्ट से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वैक्सीन के रेफ्रिजरेटर वैन को रवाना करेंगे। 16 जनवरी से कोरोना का टीका दिया जाना है लोगों को, जिसको लेकर अब पटना में कुछ ही देर में कोरोना वायरस का टीका पहुंच जाएगा। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, कोरोना वायरस का जो पहला टीका है उसकी पहली खेप अब आने वाली है, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है? जी बिल्कुल पूजा, अब से कुछ देर में यानी 1:30 पे जेट के फ्लाइट से जो पहली खेप है वो पुणे से डायरेक्ट पटना आ रही है। कोविड वैक्सीन की सीरम संस्थान से खेप जो है डायरेक्ट पटना के लिए पहुंच रही है। इसको लेकर पटना एयरपोर्ट पे तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी पहुंच गए हैं, स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत भी पहुंच गए हैं। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड कंटेनर में सभी जो वैक्सीन है उसको, जो रीजनल सेंटर है उसको भेजा जाएगा। यहाँ से एनएमसीएच भेजा जाएगा। एनएमसीएच में खास व्यवस्था की गई है स्टोरेज को लेके। कोल्ड रेफ्रिजरेटेड और कोल्ड चेन बनाया गया है जिसमें इस वैक्सीन को रखा जाएगा। उसके बाद वैक्सीन को यहाँ से बिहार के जितने भी रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में एक स्टोरेज प्लेस बनाया गया है, वहां पे भेजा जाएगा। और 16 तारीख से वैक्सीन लगनी है, तो ये पहला खेप है। दूसरा खेप कल कोलकाता रीजनल सेंटर से पटना पहुंचेगा। तो पहली खेप में 5,50,000 से ऊपर जो वैक्सीन है वो पटना पहुंच गई है। एयरपोर्ट में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, यहाँ से जो रेफ्रिजरेटेड वैन है उसको रवाना करेंगे। जी काफी लंबे समय का इंतजार 16 जनवरी को अब खत्म होने वाला है और ऐसे में कोरोना वैक्सीन का जो पहला टीका है उसकी खेप भी मंगा ली गई है और कुछ ही देर में पटना भी पहुंचने वाला है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 16 जनवरी में जो लोगों को टीका दिया जा रहा है उसको लेकर क्या विधि व्यवस्था बैठाई गई है? जी बिल्कुल, 16 जनवरी से टीका लगना है और 16 जनवरी से जो टीकाकरण होगा उसके लिए जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको पहले टीका दिया जाएगा। और पटना की अगर बात करें तो पटना में 16 जगहों पे टीका लगना है और ये 16 जगहों पे टीका लगना है और उसके लिए जो अस्पताल चयन किए गए हैं, सरकारी अस्पताल के अलावा पटना में 3 प्राइवेट अस्पताल का भी चयन किया गया है। तो एक ऐप के जरिए जितने भी स्वास्थ्य कर्मी है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आधार से लिंक होगा उनका रजिस्ट्रेशन, तब उनको 2-3 दिन पहले ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। यानी 16 तारीख को टीका लगना है तो उसकी सूचना जो है कल पहुंच जाएगी जिसको भी टीका लगना है। तो उस समय निर्धारित जो समय और जगह उनको बताया जाएगा, उस जगह पर उनको आना होगा, वहां पे टीका दी जाएगी। जी
जिस प्रकार आपने बताया कि 16 जिलों में टीका लगना है लोगों को और 5,50,000 डोज मंगाई गई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के सीपी टोला में 28 साल के आशीष प्रधान नामक एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं बागबेड़ा थाना के एएसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे क्या वजह है इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पता चला कि फांसी लगाने से इसकी मृत्यु हुई है। क्या कुछ कारण पता चल पाया सर? पता तो कुछ कारण अभी नहीं पता चला। क्या मृतक का नाम क्या है? आशीष प्रधान। उम्र कितनी है? उम्र करीब 27 है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। और खगड़िया में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां देर रात 2 ट्रकों के बीच हुए आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक चालक और 2 उपचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा नेशनल हाईवे 31 के पसराहा थाना से महज 100 मीटर पास का है। वहीं हादसे के बाद NH 31 पर थाना के पास काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि कुछ देर के बाद जाम हटने से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अचानक ठंड बढ़ गई है, जहां हर तरफ शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इंसान के साथ साथ मवेशियों को भी इस ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। बढ़ती इस ठंड से लोगों का घरों में से निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। शीतलहर और ठंड से परेशान लोगों के लिए अलाव ही बचाव की एक मात्र सहारा बनना हुआ है। मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अब अचानक ठंड बढ़ गई है और ऐसे में अलाव का व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है ताकि लोग इस भीषण ठंड से लड़ सके। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।